टैक्स के बारे में ही, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जो कि हमें टैक्स से बचा सकती है। इसीलिए सवाल ये है 80C। बस आज के शो का नाम है 80C। ये है मेन थीम। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ बाकी सारी बातें भी होंगी, एक स्कैम के बारे में, एक चुटकी इकोनॉमिक्स में, जहां पर मैं आपको एक छोटे से नए इकोनॉमिक टर्म के बारे में बताऊंगी जो कि फाइनेंस से ऑफ कोर्स रिलेटेड है और जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें तो आज होंगी ही सीए राहुल गुप्ता के साथ। वो ऑलरेडी आ चुके हैं। 80C पार्ट 1, 80C पार्ट 2 होगा ऑन थर्सडे। और सबसे पहले ऑफ कोर्स जो हम करते हैं यहाँ पर, इसके लिए थोड़ी मतलब आवाज अगर हो जाए तो व्हाई नॉट, है ना। मनी की बात इसे कहते हैं, और मैं आपके साथ जुड़ती हूँ हर रोपोजो। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिसका नाम है बिल्कुल एक्सपर्ट है राहुल जी। राहुल जी इज ऑलरेडी हियर। नमस्ते राहुल जी। बस आ ही जाएंगे और फिर मैं पोल क्वेश्चंस के साथ सवाल करूंगी, आप जवाब दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो वो आप जरूर पूछिएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल जच रहे हो। थैंक यू। अच्छा, सब लोग वेलकम वेलकम कह रहे हैं तो आप भी उन्हें सबको जल्दी वेलकम कर दीजिए। वेलकम एवरीबॉडी। विवेक जी, ललित जी, थैंक यू सो मच। कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने अभी अभी इनको बताया है कि आज का मेन थीम है 80C1। और ये सवाल हमें कल भी हमारे टीम पर किसी ने पूछा था कि 80C क्यों ले रहे हैं। हमने टैक्स की तो बातें की थी। एक सिंपल सा सवाल है, मुझे बताइए राहुल जी, टैक्स ये सब्जेक्ट सीखने पढ़ने में आपको कितना वक्त लगा था? देखिए, टैक्स जो है ना, मैं पहले एक बात बताऊंगा, टैक्स हमेशा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बनता है। जो प्रैक्टिकली दिक्कत आती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए टैक्स बनता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स को गलत एंगल से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें समझने में टाइम लगता है। आप गवर्नमेंट की इंटेंशन समझोगे ना अगर, तो टैक्स बहुत इजी लगेगा कि ये टैक्स में चेंज क्यों किया गया है। जी जी। ये जानना चाहिए कि गवर्नमेंट 80C की लिमिट को बढ़ा क्यों नहीं रही। अब हर जगह यही डिस्कशन होता है, 80C की लिमिट को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। लेकिन आप इसका एंगल समझिए, गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे के सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहती है जी। तो होगा क्या, अगर गवर्नमेंट ने सेविंग्स की लिमिट बढ़ा दी तो आप सेविंग्स ज्यादा करोगे। हम अपना सोचते हैं 1.5 लाख की गवर्नमेंट 2 लाख क्यों नहीं कर देती, 2.5 लाख क्यों नहीं कर देती। लेकिन 1 लाख रुपए और इकोनॉमी से बाहर निकलना एक इंडिविजुअल से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा पूरे इकोनॉमी का। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट 80C के अमाउंट को नहीं बढ़ा रही है। हाँ, हम भी कह रहे हैं थोड़ा सा तो बढ़ा दो, 25, 30, 50 हजार कुछ तो बढ़ा दो। हाँ। तो देखते हैं अगले बजट में कुछ आता है। तो अभी फिलहाल 1.5 लाख ही चल रही है वो लिमिट, पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बारे में हम आगे भी बातें करेंगे, तो उसके बारे में आपको भी हमें बताना है कि आपकी समझ इसमें क्या है। एंड द रीजन आई टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने क्यों आपसे वो सवाल किया था कि टैक्स को एज अ सीए या इवन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टैक्स पढ़ने में बड़ा वक्त जाता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग दैट गोज इनटू स्टडीइंग टैक्स, अंडरस्टैंडिंग टैक्स। ये सबके बस की बात नहीं है, कुछ लोगों के बस की बात है, जैसे कि आप, और आप आज एक्सपर्ट हैं, आज लोगों के टैक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है। पर ओवरऑल मुझे लगता है हम जनता को, आम जनता को टैक्स ये शब्द, जैसे आप यहाँ पर अभी ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि हमें डरना नहीं है, और इसी के साथ साथ हमें इसको समझना चाहिए, और समझने के साथ साथ हम अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। उसी के बिना पर हमने ये आज एक्सटेंड करके टैक्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक्सटेंड करके आज 80C1 और बाद में गुरुवार को हम करेंगे 80C2। तो सबसे पहला पोल सवाल पूछती हूं मैं, डू यू नो व्हाट 80C इज? ये 80C हमने पिक क्यों किया है? अभी अभी इन्होंने लिमिट के बारे में बताया है, पर 80C है क्या चीज? मतलब इतनी चर्चा क्यों होती है इसके इर्द गिर्द? इसके बारे में आप हमें बताइए, क्या आप जानते हैं 80C क्या है? अब 16 सेकंड बचे हैं। 16 सेकंड में जितने भी लोग
सवाल का जवाब दे सकते हैं। यस और नो में ऑफ कोर्स सवाल जवाब देना है, उसके बाद हम ज़रूर समझाएँगे कि आज का मेन थीम एटीसी जो है, जो एपिसोड 1 आज कर रहे हैं, एपिसोड 2 हम अगले गुरुवार को, मतलब अभी इसी गुरुवार को करेंगे। इसकी बातें क्यों कर रहे हैं वो आप समझ जाओगे। ओके, द रिस्पॉन्स इज 100% सबको पता है एटीसी क्या है। दिस इज वेरी गुड राहुल जी, कि हमारे जो है मतलब अवेयर ऑडियंस है और भी जानना चाहती है आपसे कि ये एटीसी के बारे में, ये जो लोगों में स्ट्रेस आ जाता है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करना पड़ता है, और कभी कभार वो होता है ना, हर कोई नंबर्स, जैसे ही नंबर्स दिखते हैं ना, कुछ लोगों को तो फोबिया हो जाता है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी आ जाती है और टैक्स में इतने सारे स्टेप्स होते हैं, ये होता है वो होता है, ये सब समझने में दिक्कत आती है। तो हमें फिर एक बार आप हमें एटीसी का थोड़ा इंपॉर्टेंस बताइए राहुल जी। पहली बात तो एटीसी के अंदर हमें 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग्स करनी होती है अलग अलग प्लान्स में, जो भी आपको पसंद आता है। उसके अंदर इंश्योरेंस भी है और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। गवर्नमेंट ने ये सेविंग की लिमिट स्टार्ट की थी, उसके बाद धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इसको बढ़ाती जा रही है। राइट नाउ 1.5 लाख रुपए तक आप इस रूट के थ्रू सेव कर सकते हो, और आप जितने परसेंट के टैक्स के स्लैब में हो उतना परसेंट आपका टैक्स बच जाएगा। सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर के स्लैब रेट पे है, तो आपको 1.5 लाख पे 30% 45,000 की टैक्स की सेविंग होती है। तो सबसे पहले तो टैक्स सेविंग करनी इसलिए जरूरी होगी भाई, 30% तो मेरे को आरओआई रिटर्न्स मेरे को अभी आ गए। 1.5 लाख पे 30% मेरा टैक्स बच गया, 30% तो मेरा अभी बच गया, और उसके बाद जब मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ मुझे मिलेंगे तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ एक्रीशन होके मिलेगा, कुछ ना कुछ जुड़ के मिलेगा। 1.5 के हो सकता है मेरे को 160 मिले, 170 मिले, 180 मिले। दैट विल डिपेंड ऑन अलग अलग ऑप्शंस, हम कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसमें पीपीएफ है, ईएलएसएस है, 5 इयर्स एफडी है, जो सीनियर सिटीजन नॉर्मली लेते हैं 5 इयर्स की एफडी। इस तरीके से आप एटीसी के रूट के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्स बचा सकते हो। जी जी, तो ये है एटीसी का मतलब, और ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें दी है ताकि इसका हम इस्तेमाल करें और हमारा टैक्स भी बच जाए, रिटर्न आ जाएगा। और इसीलिए एटीसी में डिक्लेयर करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, बिल्कुल अप्रैल और जून के बीच में डिक्लेरेशंस हो जाती हैं, और उसके बाद जो है एंड ऑफ द ईयर में मार्च, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उसके पहले ही या उसके बाद कह सकते हैं फॉलोइंग ईयर हम उसका टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, पर ये डिक्लेयर पहले ही किया जाता है। तो ये रहा एटीसी पर। इसी पर अभी सवाल है कि वो मैं डाल रही हूँ पोल सवाल, क्योंकि अभी किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अगर हम करें तो हमारे लिए ये लॉन्ग रन में भी अच्छा रहेगा, ये सवाल है। टू सेव टैक्स अंडर एटीसी, मैंने 8C गलती से लिखा है, एक्चुअली एटीसी, व्हाट्स बेटर, पीपीएफ और ईएलएसएस? टू सेव टैक्स अंडर एटीसी, व्हाट्स बेटर, पीपीएफ और ईएलएसएस? आप अपना जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर 10 सेकंड अब बाकी है। 10 सेकंड में आपका जो भी जवाब होगा वो आप हमें दीजिए, तब हमें समझ में आएगा कि आप क्या सोचते हैं, और राहुल जी अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे कि क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो ईएलएसएस सबने कह दिया है, मुझे लगता है ये सारे हमारे एकदम मतलब बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था और लोगों ने ये दिमाग में रख लिया है, तो सबने जवाब ईएलएसएस दिया है। तो राहुल जी आपके हिसाब से, मैंने तो पीपीएफ में किया है, ईएलएसएस में अभी तक मैंने किया नहीं है, पर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो पीपीएफ में किया है क्योंकि वो सेफ है, रिस्क फ्री है वगैरह वगैरह। ये जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो तो है ही, वो इतनी जल्दी बदलता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो दौर शुरू हुआ है खास करके पैंडेमिक में, लोगों का जो नजरिया बदल रहा है फाइनेंस की ओर, लोगों को जो समझ में आ रहा है यार हम तो ऐसे, मतलब पैंडेमिक जैसे अगर सिचुएशंस आए और आगे इकोनॉमिक डाउनटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपे हम फॉल बैक करें। नौकरियां नहीं रहेंगी तो करेंगे क्या? करेक्ट। तो इसीलिए लोगों का नजरिया बदल गया है, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट्स हो, शेयर्स में हो, क्रिप्टो में कितने लोगों ने पागलों जैसे इन्वेस्टमेंट्स की है। अब आते हैं फिर एटीसी पर। पीपीएफ और ईएलएसएस तो दो ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। आप बताइए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। देखिए ईएलएसएस के अंदर पहली बात तो 3 साल का लॉक इन है, अपने पीपीएफ के अंदर 5 साल और 15 साल का लॉक इन रहता है। मेरा पीपीएफ अकाउंट नहीं है, उसमें कुछ हो सकता है 5 साल के बाद कुछ पार्ट रिडम्पशन वो दे देते हैं। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास लिमिटेड पैसा है, मान लीजिए, ठीक है, उस बंदे को तो ईएलएसएस ही लेना चाहिए, उसको पीपीएफ लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? सपोज मैंने 1.5 लाख रुपए आज डाल दिए, अगले साल फिर 1.5 लाख डाल दिए, उससे अगले साल फिर 1.5 लाख डाल दिए, 4th ईयर में मेरे फर्स्ट ईयर वाले 1.5 लाख रुपए
मैंने वो 1.5 लाख रुपए निकाले हैं, दोबारा री इन्वेस्ट कर दिए, मेरा टैक्स सेविंग दोबारा हो गया, मुझे और पैसे 4th ईयर में नहीं डालने पड़े। जी ठीक है, 4th ईयर में मैंने वो पैसे डाले, 5th ईयर में मैंने 2nd ईयर वाले निकाले, तो मतलब 3 साल अगर मैं 1.5 लाख रुपए डाल देता हूँ, अगर मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, मुझे टैक्स सेविंग भी चाहिए, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, मैं ज्यादा सेव नहीं कर पाता हूँ, तो उस बंदे ने क्या करना है, 3 साल के बाद वो पैसा रोटेट करना शुरू कर देना है। जी ठीक है, वही 4.5 लाख रुपए को मल्टीपल बार रोटेट करना है। ये अब आप पीपीएफ के अंदर अगर आ जाओगे तो 15 साल का लॉकिंग है, 15 साल के बाद रोटेशन करना इज वेरी वेरी टफ। जी 5 साल के बाद भी आप कुछ पैसा रोटेट कर सकते हो, ऑल्दो वेल्थ एक्रीशन के लिए अगर आपको वेल्थ बनानी है जी और अगर आपको वो पैसा नहीं चाहिए और कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट अगर आपको लेना है, तो आप उसको लंबे टाइम के लिए रखिए। जी जी अगर आप शॉर्ट रन में बार बार रिडीम करेंगे, हमारी मजबूरी है, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है जी, आपकी मजबूरी है तो आप कीजिए रोटेट। 1 साल मेरा पेंडेमिक आया, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे 1.5 लाख रुपए लेकिन डालने भी थे, तो मैंने वही रिडीम करके दोबारा डाल दिए, जी तो टैक्स सेविंग भी हो गई मेरी, टैक्स भी बच गया मेरा, एंड सेकेंडली मेरी एटीसी भी पूरी हो गई। ये फायदा है उसका। ईएलएसएस से शॉर्ट ड्यूरेशन किसी भी एटीसी के प्लान की नहीं है, बाकी सभी प्लान्स की ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा है, एफडी 5 साल है, पीपीएफ 15 साल है, एनएससी वगैरह की भी लिमिट जो है वो 3 साल से बहुत ज्यादा है। सेकेंडली ईएलएसएस आपको जो रिटर्न्स देता है वो इन्फ्लेशन को आराम से बीट करके आपको रिटर्न्स देता है, जो कोई और प्लान नहीं दे पाता। जी मैं उसी के बारे में पूछना चाहती थी। तो ये जो रिटर्न हमें ईएलएसएस पे मिलेगा, क्योंकि ईएलएसएस भी आई थिंक मार्केट में अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से हमको जो रिटर्न है वो बेहतर मिलता है। तो कैसे रिटर्न्स मिलते हैं अगर हमको कंपेयर करना है पीपीएफ से, तो कैसे होता है? देखिए, अब आ जाती है बात रिस्क की। देखिए ईएलएसएस कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। जी जी देखिए, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप किसी भी ईएलएसएस प्लान को उठा के देखिए, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप मुझसे प्राइवेटली डिस्कस कर लीजिएगा, किसी अगर बंदे को डिस्कस करना है तो। अब किसी भी कंपनी के प्लान को उठा के देखिए, उसके लॉन्ग रन का रिटर्न जो होगा वो 16-17% बड़े आराम से वो एनुअली निकाल के दे रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव देयर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स, उनके पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स है, उनके पास डेडिकेटेड टीम है जो मार्केट में पैसा लगाती है, जो शायद आपके पास ना हो, मेरे पास ना हो। जी ठीक है। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक्सपेंस रेशियो आप स्टडी कीजिए। जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, हर म्यूचुअल फंड के फंड का एक एक्सपेंस रेशियो है, वो वेरी करता है अप्रोक्सीमेटली 2% तक। मतलब वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करके जो भी रिटर्न्स निकालेगा उसमें से मैक्सिमम 2% अपना एक्सपेंस रेशियो काटता है। जी अगर आपके पैसे को डाल के उसने 20% कमाया तो 2% काट के 18% वो एज इट इज आपको वापस करेगा, नाइस। जो कि दूसरे फंड्स के अंदर हम एक्सपेंस रेशियोज को स्टडी नहीं कर पाते। राइट राइट अब आपने एक आद्या जी का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड किस बैंक में कराना सही रहता है? देखिए, मैं बैंक में बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा, आप कोई एडवाइजर पकड़ो। रीजन बीइंग, बैंक वालों को टारगेट होते हैं अपने फंड्स जो नहीं बिक रहे, जी तो आपको वो फंड दिया जाएगा जो उनका मार्केट में नहीं बिक रहा। जी ठीक है जी। अब आ जाता हूं मैं इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आप कोई भी फंड में पैसा लगा रहे हो तो उसका पोर्टफोलियो स्टडी करो, उसने आगे किस किस कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। जैसे मैंने एक XYZ फंड में पैसा लगाया, मैंने चेक किया कि उसने पैसा लगाया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, इन्फोसिस, रिलायंस एंड देन मारुति। अब इतनी अच्छी कंपनीज हैं जिनका मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउन जाने का कोई रीजन होना चाहिए इन लॉन्ग रन। जी जी अगर मैं छोटी कंपनियों में पैसा लगाऊं, लार्ज कैप में मैंने पैसा लगाया है अगर, तो मुझे एक डिसेंट सा रिटर्न मिलता ही रहेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में वो माइनस दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। तो मुझे लॉन्ग रन चाहिए। अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो मुझे टाइम चाहिए ही चाहिए। अगर मैं टाइम नहीं दे सकता तो फिर आप एटीसी का और कोई प्लान मेरे को बता दो जिसमें 3 साल से भी कम लॉक इन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ईएलएसएस जो है वो एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही हो गया है। तो ईएलएसएस के प्रोसेस क्या होता है? हमें गवर्नमेंट के पास ही जाना होता है, बैंक के पास जाना होता है ईएलएसएस करने के लिए? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एक केवाईसी होती है,
ठीक है, आप केवाईसी कीजिए और उसके थ्रू आप स्मॉल अमाउंट्स में डालना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल अमाउंट से करना, मेरी हमेशा से सबको ये राय रहती है। एकदम से सारा पैसा, हमेशा मार्केट को एवरेज करते हुए चलना दोस्तों। क्या है, मान लो मुझे 1.5 लाख रुपए पूरे डालने हैं तो मैं 12,500 रुपए महीने के लगाऊंगा। उससे होगा क्या, आज मार्केट ज्यादा है कम है, सारा इफेक्ट एवरेज हो जाएगा जी। इसीलिए कहा जाता है SIP इज बेटर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम इज नॉट बेटर। अब लमसम इज स्पेक्यूलेशन। आप पर्टिकुलर टाइम पे अपना सारा पैसा लगा रहे हो, दैट विल बी काउंटेड एज स्पेक्यूलेशन। ठीक है, प्रथम जी का एक क्वेश्चन है, 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज अलाउड। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ELSS के लिए वेबसाइट्स पे जा सकते हो, ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। SIP भी एक फॉर्म ऑफ ELSS हो जाता है फिर? हाँ जी, हाँ जी। So you can declare it. हाँ, ELSS क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, अब इसके अंदर जो फंड्स है वो ELSS टैक्स सेवर लगा हुआ होगा। किसी भी कंपनी के फंड के आगे आपको टैक्स सेवर लगा हुआ दिख जाएगा, दैट इज ELSS फंड जी। तो फिर भी कोई क्वेरी आए, कोई दिक्कत आए तो आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू हमारे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसमें जी। आपको कराने में सब हेल्प करेंगे आपकी जी। बिल्कुल, हेल्प के लिए तो राहुल जी है ही, CA राहुल गुप्ता, बस इसी नाम के साथ इनका YouTube चैनल है, इसी नाम पर आप जरूर देखिए और जरूर फॉलो कीजिए, उन्हें कांटेक्ट कीजिए। अब हम चलेंगे अगले, आई थिंक 80C का लगभग आज हमने एक अच्छा हिस्सा कवर कर लिया है। एक तो लिमिट के बारे में तो आपने बता ही दिया है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं या PPF या ELSS, इसके अलावा आपने FDs भी कही थी, तो लोग इन चीजों में इन्वेस्ट जरूर करते हैं, बट इट इज बेस्ट टू इन्वेस्ट इन ELSS बिकॉज आपके रिटर्न्स अच्छे होते हैं और 3 साल का लॉक इन इज एब्सोल्युटली अ वेरी डूएबल टाइम, पता भी नहीं चलेगा। और वही पैसे, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि आप वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट itself will get you, keep continuing to get you enough returns. तो ये बहुत अच्छा रहा। अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करने वाले हैं स्कैम के बारे में बातें, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्कैम संभल के। वेल, स्कैम संभालना हमें बहुत जरूरी है। बेसिकली हमें चेतावनी दे रही है स्कैम संभाल के। ऐसा है कि स्कैम्स तो हर रोज होते रहते हैं और सब हमें चेतावनी और कॉशन करते रहते हैं कि हमें कोई भी चीज कहीं पे भी इन्वेस्ट करना हो या दोस्त को भी देना हो, तो उसके बारे में भी हमने बात की थी कि हमें सोच समझ कर ही करना है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वेयर वी आर पुटिंग आवर मनी। इसीलिए अलग अलग किस्म के स्कैम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहीं कुछ अगर आपने सुना या देखा या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो फिर ऑब्वियसली हमको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनसे हम परे रहें तो बहुत अच्छा है। तो आज का जो स्कैम है वो है रोज वैली स्कैम। पूरी दुनिया में एक जमाना था, अभी भी चलता है, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में चिट फंड के बारे में ये जो स्कैम चलते हैं। तो इसीलिए मेरा पोल सवाल आपके लिए ये है, हैव यू और योर पेरेंट्स बीन अ पार्ट ऑफ चिट फंड? हैव यू और योर पेरेंट्स बीन अ पार्ट ऑफ चिट फंड? इसे हमें बताइए, इसके बारे में आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 15 सेकेंड अब बाकी है। इंटरेस्टिंग पोल आंसर्स आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। You've got 2 seconds to go and there it is. हमारे पास 50-50% सब कह रहे हैं। 50-50%। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने खुद ने तो नहीं इन्वेस्ट किया है, बट यस माय पेरेंट्स वर अ पार्ट ऑफ अ स्कीम लाइक दिस, जो दोस्तों में मिलकर वो करते थे, यहाँ पे कुछ पैसा इकट्ठा करते थे एंड इन द 11th हर महीने किसी एक फ्रेंड को वो इकट्ठा जो अमाउंट आता था वो जाता था फॉर दैट पर्सन्स हेल्प, बट ऑब्वियसली यू आर पेइंग बैक आल्सो। बस ये रोलिंग करते रहते थे, कुछ सालों तक उन्होंने किया था, बिकॉज इट वाज अमंग्स फ्रेंड्स, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से चला और बहुत अच्छे से ऑन वेरी गुड नोट सबको अपना पैसा वापस लौट गया और दे closed it also after a few years. But रोज वैली स्कैंडल जो था
वो बहुत बड़ा हुआ था, इट हैड बिकम अ पॉलिटिकल स्कैंडल, और इसी के साथ साथ कोलैप्स ऑफ पॉन्जाई स्कीम हो चुका था बाय द रोज वैली ग्रुप। इसके बारे में आप क्या जानते हैं राहुल जी, क्या क्या सुना है आपने किससे? मैंने बहुत किस्से सुने हैं मैम, बहुत किस्से सुने हैं, ठीक है। मैं बस लोगों को ना मतलब जस्ट एक आई ओपनर देना चाहता हूँ आज इस चीज के बारे में। आप एक बात सोचो, आपके पास इतने बैंक्स हैं, आप किसी भी बैंक से जाओगे ना तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा वहां से, जी एज कम्पेयर टू दिस पॉन्जी स्कीम्स, ठीक है। वहां पे शायद आपका आरओआई जो मुझे लगता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि वो क्या होता है मैम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट महंगी निकलती है, उसके बाद कम 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 आपको, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल गया एफडी से ज्यादा, आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ, जी लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने तो वो पैसा दिया है। जी मैं बैंक से लोन ना लेके यहाँ पे फालतू पैसा दे दिया। जी समझदारी सोचो, कौन बंदा है जिसको बैंक से लोन नहीं मिलेगा और वो बाहर जाके फालतू पैसा दे देगा? यानी कि उसको या तो बैंक से लोन मिल नहीं रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब है। ओके भाई दिमाग लगाइए, आप क्यों नहीं दे रहा उसको बैंक लोन? वो तो अगर उसको बैंक से 8% पे इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है तो वो आपकी पॉलिसी स्कीम से 12% पे क्यों लेगा? जी क्यों लेगा? बैंक से नहीं मिल रहा है या उसके पास सिक्योरिटी नहीं है या नहीं? बड़े स्कैम्स है, छोटे स्कैम्स दोस्तों यारों में हो रहे हैं, वो भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। किसी एक दोस्त की हालत खराब हो गई, बीच में दिक्कत हो गई, बिल्कुल 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 क्योंकि वक्त किसी का बुरा कब आ जाए कोई नहीं जानता। बिल्कुल। आज बहुत अच्छा है, कल को, अब मैं एग्जांपल नहीं लेना चाहता था लेकिन मेरे को याद आ रहा है, अनिल अंबानी जी को देख लो आप, वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है, किसी का भी अच्छा आ सकता है। तो मेरा तो ये मानना है भैया, सेफ जगह जाओ अपना, ठीक है, अपना जो बढ़िया चीज लगे आपको वहां जाओ। इस तरीके की स्कीम्स में मैं किसी को राय कभी भी नहीं देता कि आप जाओ। जी जी बिल्कुल। ये जो स्कैम हुआ था इसमें वेस्ट बंगाल अगेन स्मॉलर स्टेट्स, एक्चुअली स्मॉलर यानी इतने डेवलपमेंट नहीं हुए स्टेट्स, तब के जमाने में बात कर रहे हैं। दिस वाज व्हाट ईयर वाज दिस? दिस वाज आई थिंक समवेयर अराउंड 2017। तो 2015 के बाद काफी कुछ बाहर निकलने लग गया था, और अगले 2 साल में काफी कुछ हो गया था। काफी सारे एमपीज और एक्टर्स, इन लोगों के नाम आ गए थे। तो वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड त्रिपुरा में ये प्रॉब्लम्स हुई थी। और ये रोज वैली ग्रुप जो था, उन्होंने टोटल 27 कंपनीज फ्लोट की थी, जिसके थ्रू इन्होंने ये चिट फंड ऑपरेशंस किए गए थे। एंड एक्चुअल में सिर्फ हाफ अ डजन वाज एक्टिव, और बाकी सारे तो लाइबिलिटीज जो इन्वेस्टर्स की तरफ थे वो तो मतलब उन्होंने सप्रेस किया था। बहुत बहुत सालों तक चला था, और काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसमें इन्वॉल्व थे इन सारे स्टेट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि आज के तारीख में बिल्कुल ट्रस्टवर्दी लोग कोई हो तो उनके साथ आप शायद कोई डील करें, बिकॉज पर्सनली यू वांट टू डू इट एंड यू वांट इट नाउ, एंड द बैंक्स वोंट बी एबल टू गिव यू, वो अलग चीज है। बट दैट इज अबाउट अ लोन फॉर अ वेरी पर्सनल रीजन एंड एन इमरजेंसी। बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेस्ट टू टेक लीगल रूट्स और लॉफुल लेजिटिमेट रूट्स जो कहते हैं, जिसीलिए राहुल जी कह रहे हैं बैंक्स बहुत जरूरी है। तो अगर बैंक को मैं नहीं पे कर पाता या कर पाती, या फिर बैंक हमें ठीक से नहीं सर्विस दे पाती, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पर हम रेस कर सकते हैं इस बात को, इस प्रॉब्लम को। आप चिटफंड के बारे में बात कर रहे हैं? अगर चिटफंड कंपनीज कुछ गड़बड़ करती हैं तो एक तो चिट फंड कंपनीज, दूसरे बैंकों को लेकर भी समझो, इवन दीज लीगल ऑर्गेनाइजेशंस जहां से हम लोन लेते हैं, अगर हमें कोई इश्यूज है तो हम उस इशू को कहां लेकर जाएंगे? रिड्रेसल कमिटीज। देखिए, मैं मुझे कुछ इश्यूज हुए थे तो मैंने बैंक का नाम नहीं लूंगा, XYZ बैंक का जो एमडी था, मैंने उनको ईमेल डाल दी थी। अच्छा अगले दिन मेरे पास उनका कॉल आया था विद द कंसर्न पर्सन को लाइन पे, उन्होंने पहले से ही लिया हुआ था कि सर आपका ये कंसर्न है, और ये सब सॉल्व हो गया। अरे वाह, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, रिटर्न में बात कीजिए, ओरल बात का कोई मोल नहीं है। जी जी आप इस पे डालिए, आप ट्विटर पे डालिए, आप फेसबुक पे डालिए, कहीं पे भी डालिए, ईमेल तो जरूर होना ही चाहिए। सेकंड ऑप्शन आप ट्विटर ले लो। जी। मैं कह रहा हूँ आपका 24 आवर्स में अगर रिड्रेसल ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। और बताओ। चलो बहुत खूब। ये सारे आजकल माध्यम हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और बेसिक माध्यम तो जैसे हम कॉर्पोरेट्स में भी कहते हैं, ऑफिस में कहते हैं, हर कोई चीज जो है ना, इसे डॉक्यूमेंट जरूर करना, इसको ईमेल जरूर करना, और पूरी
को इस पर डालना है, जहाँ पर हाँ, जैसे ऑफिसेज में एचआर है, एचआर को डायरेक्टली टॉप एचआर हेड को डाल देना विद द इशू एंड एवरीबडी दैट इज पार्ट ऑफ दैट इशू। तो मेरा ख्याल ही है कि कोई ऐसा इसका जवाब नहीं देगा। सिमिलरली इन बैंक्स आल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट टू पीपल कंसर्न्ड। इससे हमने चूकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स बैक, चाहे वो 500 रुपए हो या 5 लाख या 50 लाख हो। 500 से लेकर हर रुपए की कीमत है, और उसी कीमत को देखते हुए इतने सारे बैंक आज खड़े हुए हैं और लोन्स देते हैं हमें, और हमें भी वो चस्का लगा हुआ है कि कुछ भी हमें अगर आज खरीदना हो तो बस लोन पे खरीद लो। वेल, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन, और यहाँ पर आज हम बात करेंगे इन एक चुटकी इकोनॉमिक्स। आज एक चुटकी इकोनॉमिक्स के बारे में हम थोड़ी और इकोनॉमिक्स जान लेंगे, जो शायद सबने अपने स्कूल में जैसे कहते हैं या कॉलेज में। एक चुटकी इकोनॉमिक्स, बिल्कुल एक चुटकी। एक चुटकी इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे आज, मैं सवाल के साथ ही करती हूँ, पैन के बारे में। तो लेट्स आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर? हमने सोचा हर हफ्ते हम किसी न किसी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमने सुना होगा या कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, पर जान नहीं पाते उसके बारे में, और जानते ठीक से नहीं है, या हम पढ़ लेते हैं उसमें से कुछ समझ नहीं आता, कोई समझाओ तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। इसीलिए आज फिर से हम बड़ी बेसिक चीज ले रहे हैं, पैन। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? प्लीज इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। ऑप्शन सामने ही है। 5 सेकंड अब बचे हुए हैं और सबने ऑप्शंस पीपल्स अकाउंट नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर, ये मैंने ऑप्शंस दिए थे। तो 83% ने परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा है, 16% ने लिखा है पीपल्स अकाउंट नंबर। तो जवाब तो परमानेंट अकाउंट नंबर ही है। और ये कुछ सालों पहले, कुछ एक्चुअली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, पैन वगैरह का सिस्टम नहीं था, 80s और 90s में नहीं था, ये 2000 के बाद आया है। तो ये सिस्टम लागू करने के पीछे क्या मतलब उद्देश्य था, राहुल जी? देखिए, हर बंदे का ना गवर्नमेंट एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है जी। अब रिकॉर्ड कैसे बने? कुछ तो चाहिए। रोल नंबर होता था हमारी क्लास में, जी। ठीक है। अब पैन बनाया गया इसके लिए, और अब इसको धीरे धीरे करके आप देखना गवर्नमेंट आधार कार्ड में शिफ्ट कर देगी। नाउ यू कैन लॉग इन टू योर इनकम टैक्स वेबसाइट विद योर आधार नंबर एज वेल। आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपका गुम हो गया, आपको ध्यान नहीं है, आप आधार कार्ड से लॉग इन कर सकते हो। तो क्या होगा, क्योंकि आधार कार्ड में मैम क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे हमारा फिंगरप्रिंट लिस्टेड है जी, ठीक है। तो वहां पे पैन नंबर पहले बीच में लोगों ने दो बनवा लिए थे। मैंने एक पे कुछ बैंक लोन का फ्रॉड किया, दूसरा पैन कार्ड इशू करा लिया, ठीक है, लोगों ने ये किया। तो अब आधार कार्ड में वो दे कैन नॉट डू इट, क्योंकि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लिस्टेड है, आप दूसरा आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। जी जी। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से इसीलिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है कि इसको लिंक कराओ भाई। जिसने लिंक नहीं कर रखा अपना पैन कार्ड, उनको आधार कार्ड से लिंक कराओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, पहले हमको लग रहा था कि नहीं ये कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं थी। तो टू इवन गेट यूज्ड टू दिस इट टुक अ रियली लॉन्ग टाइम। 10-12 साल 15 साल लगे हैं, आज तक भी मुझे लगता नहीं है। बैंक भी आजकल छोटे छोटे शहरों में अब तक पहुंचे नहीं है, अब पहुंच रहे हैं। हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी है, बट बिकॉज वी आर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, और थोड़े साल शायद हमें लग जाए, पर इट्स समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमें हमारे पास होना चाहिए, और आधार कार्ड भी जैसे आपने बताया ये हमारे पास होना ही चाहिए फॉर एनी रीजन, फॉर एनी पर्पस। चाहे वो लोन हो, चाहे वो आपके जैसे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, या आपको बाहर की कंट्रीज में जाना हो, दीज डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पैन का कोई और उपयोग या और कोई बेनिफिट है, राहुल जी? देखिए, पैन आप जब गाड़ी खरीदते हो तब भी रिकॉर्ड होता है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब भी रिकॉर्ड होता है। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इसको आधार कार्ड पे लाएगी, लेकिन फिलहाल तो पैन कार्ड लगता है हर जगह। गवर्नमेंट आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहती है। सीधी सीधी बात ये है, आप ना अपने आप को गवर्नमेंट की जगह पे रख के समझा करो कि अगर आप देश चला रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड चाहिए ना, कि मेरे एक बंदा अपना ऑनेस्टली टैक्स जमा करा रहा है, दूसरा बंदा नहीं जमा करा रहा। एक बच्चा होमवर्क पूरा करके आता है, एक बच्चा नहीं करके आता, तो दूसरे वाले को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। जी 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 जी। तो वो कैसे मिलेगी? कहीं से तो रिकॉर्ड चाहिए ना कि किसने काम किया, किसने नहीं किया।
उस पैन कार्ड से गवर्नमेंट आपकी पूरी रिपोर्टिंग तैयार करती है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बैठते हैं, जीएसटी ऑफिसर्स बैठते हैं, जो बंदे गलत कर रहे हैं उनको पनिश किया जाता है, जो बंदे अच्छे से टैक्स जमा करा रहे हैं, जैसे मेरा एक क्लाइंट है वो बहुत अच्छे से टैक्सेस जमा करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया है गवर्नमेंट ने कि यू आर पेइंग योर टैक्सेस ऑनेस्टली। हाँ जी। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरा अगर ख्याल है ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखती है। काफी सालों तक हमें हमारे ग्रोथ में इतनी प्रॉब्लम या इतना स्लो ग्रोथ हमारे लिए इसलिए हुआ है क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज्ड रहे हैं, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड। हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कंट्री में कितने लोग हैं और इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहा है। अगर इन सब चीज को ऑर्गेनाइज ना करें तो बड़ी दिक्कत होगी सरकार को भी कुछ भी देने में, और इसमें ही फिर करप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि करप्शन के लेवल्स तो बहुत हाई हैं, जिसकी वजह से अगर सबको अकाउंटेबल करना हो तो सबको रजिस्टर्ड रहना थ्रू पैन, थ्रू आधार विद द गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। ये जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा एक चुटकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है आज के लिए। अगले हफ्ते नहीं, इसी थर्सडे को एक्चुअली हम एक और इंटरेस्टिंग बात आपके सामने जरूर जरूर लाएंगे। सो द लास्ट सेगमेंट नाउ, जहां पर हम जा रहे हैं और बातें करेंगे मार्केट के बारे में। जानकारी तो लेना बहुत बहुत जरूरी है और मार्केट का हाल कुछ अच्छा है नहीं, तो देखते हैं। गेनर्स एंड लूजर्स। यस, गेनर्स एंड लूजर्स। कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है? ओवरऑल मार्केट आई थिंक काफी नीचे जा रहा है। इनफैक्ट 3 वॉल स्ट्रीट लीडर्स ने कहा है कि जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हम देखने वाले हैं, क्योंकि वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और पिछले 4-5 महीनों के अंदर अंदर, पैंडेमिक ने तो साल भर में पूरा मतलब खत्म कर दिया था, बट पिछले 3-4 महीनों में जब जो चीज पैंडेमिक हमें सिखा चुकी है वही चीज दोहराने के लिए इंसान ने किया हुआ ये एक, क्या कहते हैं, हिस्सा है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, एंड दैट इज द वॉर। एंड यूक्रेन एंड रशिया हैपन टू बी two of the biggest actually trade partners for rest of the world, including Europe, including America, including India। इसलिए बहुत बहुत तकलीफ हुई थी, एंड खास करके यूरोप में तकलीफ हो रही है क्योंकि वहीं पर डिवाइड है रशिया और यूरोप के बीच। और मैंने सुना ये वॉल स्ट्रीट लीडर्स कह रहे हैं, राहुल जी, कि the downturn, and if at all we are hit with another pandemic soon, जो कि already scientists predict कर चुके हैं, क्योंकि ये pandemic भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर हम तो ऐसे सिचुएशन में है नहीं कि हम हैंडल कर पाए, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम जो है और प्रोसेसेस है वो डेवलप्ड कंट्रीज तक में भी, अमेरिका में भी, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना हाई हो चुका है, इज नॉट गुड। और आज मैंने सुना है कि रुपीज इतना गिर गया है, क्रॉस्ड 80 इज व्हाट दे से। तो हम क्विकली एक बार फिर स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा हाल लेंगे। निफ्टी 50 इज समवेयर अराउंड 16305 राइट नाउ, सेंसेक्स 54637। तो आपका क्या कहना है राहुल जी? चीजें तो मतलब बहुत बुरी होती जा रही है एज फार एज द वॉर इज कंसर्न्ड। आपको क्या लगता है आगे बढ़ते हुए हमें किन किन चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए एज कॉमन मैन? देखिए, अभी तो वॉर चल रही है, कभी ना कभी रुकेगी। आप ये भी सोचिए, जब वो रुकेगी तो यूक्रेन को दोबारा अपनी कंट्री पूरी डेवलप करनी है, उसको सीमेंट चाहिए होगा, रेत चाहिए होगा, कंस्ट्रक्शन का हर मटेरियल चाहिए होगा। तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मेरे हिसाब से तब कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। हर कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, लेकिन पहले तो फिलहाल ये रुके, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे ही चलती रही तो और भी ज्यादा रिपरकशंस होंगे इसके, और भी ज्यादा भयावह रिजल्ट्स इसके हर कंट्री को झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बंदे ये कहते हैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हमें क्या इम्पैक्ट है? सर बिल्कुल इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। आप हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें भी यूक्रेन से ऑयल्स वगैरह मंगाने होते थे, ईटेबल्स वगैरह मंगाने होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सनफ्लावर सीड ऑयल से लेकर से लेकर सब कुछ, बहुत सारी चीजें, कॉर्न से लेकर ये सारी चीजें हम वहां से मंगाते थे। तो आज ऐसे ही हम दुनिया में रहते हैं कि हमें सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना जरूरी है,
वो होता है ना, एक फैमिली में सास ससुर और उनके रिलेटिव्स के साथ भी रिश्ता रखना होता है। जब हम मिलने जाते हैं तो उन्हें कुछ अच्छी चीजें लेकर जाते हैं, जब वो कुछ देते हैं तो हम अच्छी खुशी खुशी ले लेते हैं। तो ये ट्रेड पूरी दुनिया में हम सारे एक्चुअली आज के जमाने में, मैं अपने शो पर भी कह रही थी राहुल जी, दैट वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजन नाउ, वी आर नॉट जस्ट अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना है। अब ये कब रुके, लेट्स वेट एंड वॉच। तब तक के लिए मार्केट तो शेकी ही रहेगी, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, वो 50 से 55 के बीच में होवर करती रहेगी। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा, आई थिंक उसमें से हम क्यों भी ले सकते हैं, दे से नेस्ले इंडिया, एचसीएल, इन्फोसिस हैव गॉन डाउन, पीएसयू बैंक्स आर गोइंग अप, छोटे छोटे मार्जिन से ऊपर जा रहे हैं। तो आई गेस हमको कंस्ट्रक्शन कंपनीज में देखना चाहिए। तो शेयर मार्केट में कंस्ट्रक्शन कंपनीज विल बी अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन, स्टील कंपनीज विल बी अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन। उसके अलावा ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल आल्सो बी गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि लेकिन मैम एक बात और मैं बताऊंगा, अभी इतनी ज्यादा वेरिएशन है ना, इतनी ज्यादा उनके अंदर ऊपर चढ़ जाते हैं, अगले दिन नीचे गिर जाते हैं। तो दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर स्पेकुलेशन। अगर आपको स्पेकुलेशन करना है तो कर लो भैया, इन्वेस्टिंग तो नहीं होने वाली है अभी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और पैसे निकाल भी नहीं लेना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड एक्चुअली बुक योर प्रॉफिट, दिस इज नॉट द टाइम टू बुक योर प्रॉफिट एट ऑल। नहीं, अगर प्रॉफिट्स है तो बुक कर लो, मेरी तो ये राय रहेगी। अरे वाह, बिल्कुल वॉरेन बफे जैसी बात की है आपने। क्योंकि मार्केट शेकी रहने वाली है ना, मैं दोबारा घुस जाऊंगा, आई विल मेक अ फ्रेश एंट्री। यस ठीक यस। है, तो मार्केट तो शेकी रहने वाली है। अभी फिलहाल कुछ मार्केट का ना तो इधर लग रहा है जा रही है, बल्कि डाउन तो शायद फिर भी थोड़ा सा जा सकती है, ऊपर जाने का तो अभी कुछ खास लग नहीं रहा। तो वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट्स। What will be the right time to enter the markets? अगर आप कह रहे हैं कि बुक कर लीजिए प्रॉफिट्स, अगर अपने अपने पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, तो प्रॉफिट बुक कर दीजिए और वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो विंडो है, मैंने सुना था, पिछले एक्सपर्ट्स ने भी कहा था, अगले 1, 2 से 3 साल तक ये जो रिसेशन वाला पीरियड है वो रहेगा, क्योंकि उसमें से उभर के आने में सब कंट्री को टाइम लगेगा, खास करके यूक्रेन, रशिया, बट इवन दी अदर कंट्रीज विल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। सब अपने खुद के रिसोर्सेज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये जो टाइम आप कह रहे हैं टू बुक प्रॉफिट या इवन टू री इन्वेस्ट, ये कब तक चलेगा और कब तक चलना चाहिए? देखिए मैम, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमेशा अपने पैसे को आप एवरेज करते हुए चलिए जी। आप प्रॉफिट्स आज बुक कीजिए, पुट इट इनटू एसआईपी, बेस्ट वे। आप एवरेज कर दो ना उसके 2 साल की, जी। तो नहीं पता मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कोई भी नहीं जानता, मैं भी गलत हो सकता हूँ। एवरेज करते हुए जाऊंगा ना अगर, तो कल तो मार्केट 1 साल 2 साल 3 साल कहीं तो ऊपर जाएगी ना मार्केट। गिव मी मैनीफोल्ड रिटर्न्स। आप रिसेशन का कोई भी पीरियड उठा के देख लीजिए, उससे अगले 2-3 साल का जो रिटर्न्स होगा ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छी बात कही है और इसीलिए आपका ध्यान रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपने रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे साथ जरूर जुड़िएगा एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार, यहीं पर मनी की बात पर मैंने एनी के साथ, और मेरे साथ आते हैं एक्सपर्ट सीए राहुल गुप्ता जी। सीए राहुल गुप्ता, यही नाम पर इनका यूट्यूब चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप इनके साथ टच में रह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप जितने भी सवाल कर रहे हैं हम उसका जवाब दे रहे हैं। चमन पांडे जी, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ही लव्स आवर शो, थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ऑल द लव। यूं ही दिल, कोई भी कलर का दिल हो चलेगा मुझे आप हमें जरूर हार्ट्स और बड़ा सारा प्यार देते रहिए, और साथ में सुनते रहिए, क्योंकि इतनी सारी बातें हम आपको देते हैं ताकि आप आज के बाद कुछ चीजें अच्छी इतनी जान जाए कि आप अपने ही फाइनेंशियल हेल्थ को और बढ़ावा दें और अच्छा करें। सो बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने में या फिर और भी आगे बढ़ने में और अच्छा करने में हमारी कोशिश है यहाँ पर मनी की बात पर। सो थैंक यू सो मच राहुल जी, एंड आई सी यू ऑन थर्सडे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। हम फिर से गुरुवार को मिलेंगे जरूर।